नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी पार्ट्स कंपैटिबिलिटी के बारे में। और इस वीडियो में बात करूंगा सीपीयू, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड की कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त दीक्रियो को शाउट आउट देना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि आप जाकर उसको चैनल सब्सक्राइब करेगा। वो काफ़ी अच्छी वीडियोस डालता है और टॉप 10 टॉपिक्स पर वीडियोस डालता है। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो से। अब दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा और आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका सीपीयू, मदरबोर्ड और जीपीयू एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम सीपीयू और मदरबोर्ड के बारे में। तो फिर दोस्तों, सीपीयू और मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी चेक करना काफ़ी आसान है और इसमें इतना कुछ ज़्यादा झंझट या फिर कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो फिर दोस्तों, जो आपको यहाँ पर देखना है वो आपको सिर्फ एक सॉकेट टाइप चेक करना है। अगर आपके सीपीयू का और मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप मैच करता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे कंपैटिबल होंगे। तो फिर चलिए पहले कुछ सॉकेट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले इंटेल की साइड से i3-6100 और काफ़ी सारे सीपीयूज के सॉकेट टाइप दिखाना चाहूँगा और मैं फिर उनके बारे में कंपैटिबल मदरबोर्ड के बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो फिर दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने i3-6100 खोला हुआ है और जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये है इंटेल कोर i3-6100 6th जनरेशन LGA1151 प्रोसेसर। मतलब कि जो यहाँ पर ये सीपीयू है i3-6100, इसका सॉकेट टाइप है LGA1151। अब बात करते हैं i5-6600K की। तो फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इसका सॉकेट टाइप है वो है LGA1151। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये i7-6700K, इसका भी सॉकेट टाइप है LGA1151। मतलब कि दोस्तों, अगर हमें इनसे कोई कंपैटिबल मदरबोर्ड खरीदना है तो फिर हमें पहले ढूंढना पड़ेगा एक मदरबोर्ड जिसका सॉकेट टाइप भी LGA1151 हो। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर मैंने MSI का H110M Pro VH मदरबोर्ड देख लिया है और इसका भी सॉकेट टाइप आपको LGA1151 देखने को मिल जाता है। मतलब कि दोस्तों, जो ये तीनों सीपीयू थे ये MSI के H110M Pro VH मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल हैं। अगर आप चाहें तो आप इन तीनों में से कोई भी सीपीयू लेकर उसे इस मदरबोर्ड पर लगा सकते हैं और आपका सीपीयू और मदरबोर्ड एकदम सही काम करेंगे। अगर अब हम बात करें AMD के सीपीयूज की, तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने AMD का FX8320 चूज कर लिया है और जो इसका सॉकेट टाइप है वो है AM3+। तो फिर अब मुझे एक ऐसा मदरबोर्ड चूज करना पड़ेगा जिसका सॉकेट टाइप भी AM3+ हो, ताकि ये दोनों सीपीयू और मदरबोर्ड कंपैटिबल हों। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने इस मदरबोर्ड चूज़ करा है वो है MSI की साइड से 970 गेमिंग मदरबोर्ड। और जो मदरबोर्ड है इसका भी सॉकेट टाइप AM3+ है। मतलब कि जो ये CPU है और जो ये मदरबोर्ड है ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। तो फिर दोस्तों, आपको एक काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप कभी एक CPU मदरबोर्ड चूज़ करते हैं तो फिर आपको वही CPU मदरबोर्ड चूज़ करने हैं जिनके सॉकेट टाइप सेम होंगे। अगर आप कोई ऐसा CPU चूज़ कर लेते हैं जिसका मदरबोर्ड के साथ सेम सॉकेट टाइप नहीं है तो फिर आप उस CPU को अपने मदरबोर्ड में फिट नहीं कर पाएंगे और फिर आपका CPU उस मदरबोर्ड में नहीं चल पाएगा। तो फिर दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा एक पीसी बिल्ड करते हुए। तो फिर अब आप अपना सीपीयू मदरबोर्ड सेलेक्ट कर चुके हैं और अब आप सेलेक्ट करेंगे अपना ग्राफिक कार्ड। और जिस इंटरफेस से आपने ग्राफिक कार्ड को अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं PCI Express। अब पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि PCI Express दिखने में कैसा होता है या फिर PCI स्लॉट दिखता कैसा है। तो फिर दोस्तों, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 एरो लगाए हुए हैं और जो ये 3 बड़ी बड़ी लेन है इन्हें कहते हैं हम PCI Express। अब जो इनके पास छोटे छोटे से लेन हैं दोस्तों, ये भी PCI Express है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब कि ये क्या क्या है। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले जो ये इंटरफेस है इसे कहते हैं हम PCI Express। और PCI Express काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। अब जो सबसे पहला PCI Express था वो था PCIe Gen 1 का 1X PCI Express। उसके बाद आया Gen 1 का PCI 4X, फिर आया 8X और फिर आया 16X। उसके बाद दोस्तों जनरेशन 2 स्टार्ट हो जाता है। जनरेशन 2 में भी हमारा सेम 1X आता है, 4X आता है, 8X आता है और 16X आता है। उसके बाद आता है Gen 3 और Gen 3 में भी 1X, 4X, 18X और 16X PCI Express आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर अभी आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बार बार क्या PCI Express बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप काफ़ी आसानी से समझ सकें इस PCI Express के बारे में। तो फिर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक सबसे छोटा आपको एक लेन देखने को मिल रहा है, इसके आगे लिखा है X1। जो इससे बड़ा है उसके आगे लिखा है X4, जो इससे बड़ा है उसके आगे लिखा है X8 और जो सबसे बड़ा है उसके आगे लिखा है X16। तो फिर दोस्तों, यही है PCI X1, PCI X4, PCI X8 और PCI X16। अब जो इनके बीच में डिफरेंस है वो है बैंडविड्थ का, मतलब कि स्पीड का। जो X16 की स्पीड है वो है सबसे ज़्यादा और दोस्तों जो X1 की स्पीड है वो है सबसे कम। अब जो यहाँ पर जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 है दोस्तों, वो जैसे कि इंटेल की i5 की जनरेशन होती है या i3 की जनरेशन है, वो वैसा ही कुछ सेम है। जैसे कि दोस्तों 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर ये आपको इसका 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन देखने को मिल जाता है। तो फिर दोस्तों, अब पहले यहाँ पर मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2, जनरेशन 3 है क्या। तो फिर जैसे कि आप इस मदरबोर्ड की इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस मदरबोर्ड में टोटल 7 PCI Express देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़े हैं येलो कलर के और 2 हैं ब्लैक कलर के। अब जो यहाँ पर आपको टोटल 7 PCI Express देखने को मिलते हैं, इनमें से दोस्तों 4 तो छोटे साइज़ के हैं जो कि हैं 1X
और जो 3 हैं वो हैं बड़े साइज़ के जो कि हैं 16X। अब दोस्तों जो यहाँ पर जनरेशन 2 है और जनरेशन 3 है वो यहाँ पर ये ब्लैक कलर से आप देखकर बता सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर भी देखकर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा जनरेशन 2 है और कौन सा जनरेशन 3 है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर ये येलो कलर का है ये है जनरेशन 2 और जो ब्लैक कलर का है ये है जनरेशन 3। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि मदरबोर्ड में येलो जनरेशन 2 हो और ब्लैक जनरेशन 3 हो, आपको ये अपने मदरबोर्ड की मैनुअल में देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर का कौन सा जनरेशन को डिनोट कर रहा है। तो फिर जो यहाँ पर जनरेशन 2 और जनरेशन 3 है यहाँ पर बस जो फर्क आता है वो है स्पीड का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरेशन 2 का X16 का स्लॉट है और जो जनरेशन 3 का X16 का स्लॉट है, दोनों की साइज एकदम सेम है और दोनों दोस्तों देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मदरबोर्ड की मैनुअल को रेफर करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ कि जो यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो सिर्फ स्पीड का होगा जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 के बीच में। तो फिर अब बात कर लेते हैं इन PCI Express की क्रॉस कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो फिर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है जिसे कि आप PCI 3.0 X16 में लगाना चाहते हैं या फिर वो ऐसा रिकमेंड करता है, तो फिर आप उसे PCI 2.0 X16 में भी लगा सकते हैं और 1.0 X16 में भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप उसे एक 2.0 X16 में लगाते हैं, जो मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा स्पीड का, क्योंकि दोस्तों जो जनरेशन 2 है और जनरेशन 3 है उनके बीच में सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है। तो फिर हाँ, आप एक ग्राफिक कार्ड जिसे कि आपको एक PCI 3.0 X16 में लगाना था, आप उसे एक 2.0 X16 के PCI स्लॉट में लगा सकते हैं। और अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड को एक 2.0 X16 के स्लॉट में लगा देते हैं तब भी दोस्तों आपको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है वो PCI स्लॉट की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्राफिक कार्ड में भी उतना ही इंक्रीज आया हो। तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए एक PC बिल्ड करते हुए। अब जो यहाँ पर एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो है कि अगर आपके पास एक X8 का कार्ड है तो फिर क्या आप उसे एक X16 के स्लॉट में लगा सकते हैं? तो फिर दोस्तों हाँ, ऑफकोर्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो X16 है उसका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू X8। लेकिन दोस्तों आपने एक X16 के ग्राफिक कार्ड को X8 के स्लॉट में नहीं लगा सकते हैं। तो फिर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए और जो कि आपको पता होनी चाहिए एक PC बिल्ड करने से पहले। मुझे ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी के बीच में थोड़े और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और दोस्तों जो उनमें से एक है कि मैं अपने मदरबोर्ड में कितने GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकता हूँ। तो फिर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने मदरबोर्ड में सिर्फ 1 GB ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं या फिर सिर्फ 2 GB ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने मदरबोर्ड में एक 8 GB ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। बस जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर आपका एक ग्राफिक कार्ड एक X16 का स्लॉट रिकमेंड करता है तो फिर आपके मदरबोर्ड में एक PCI X16 का स्लॉट होना चाहिए। जो मैं यहाँ पर दूसरा मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा वो है कि अगर आपका मदरबोर्ड DDR3 टाइप का है और जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो GDDR5 टाइप का है तो फिर दोस्तों आप उन्हें एक साथ लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक DDR3 के मदरबोर्ड में सिर्फ एक DDR3 का ग्राफिक कार्ड ही लगा पाएंगे। बस चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है PCI Express। तो फिर दोस्तों जंप करते हैं हमारे अगले रिलेशन पे जो कि है CPU और GPU के बीच में। अब दोस्तों एक CPU और एक ग्राफिक कार्ड में कंपैटिबिलिटी का कोई भी इशू नहीं होता है। अगर आपके पास एकदम एक बेकार CPU है आप फिर अपने मदरबोर्ड में तब भी एक काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। बस जो यहाँ पर दोस्तों एक इशू होता है वो होता है परफॉर्मेंस का। और दोस्तों जो परफॉर्मेंस में जो डिक्रीज आता है उसे हम कह देते हैं बॉटलनेक, या फिर दोस्तों जो आपका ग्राफिक कार्ड अपने CPU की परफॉर्मेंस की वजह से लिमिट हो जाता है उसे हम कहते हैं बॉटलनेक। तो फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मुझे लगता है कि अब दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा पता चल गया होगा अपने CPU के बीच में मदरबोर्ड के और ग्राफिक कार्ड के रिलेशंस के बारे में, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें चूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इसने आपकी हेल्प करी हो तो फिर आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।